ओके सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू bloggertutor.com। और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो आज का ये वीडियो होने वाला है टॉप 10 ऑन पेज एसईओ टिप्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना बैकलिंक्स के गूगल पे अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा सकते हैं। अभी जो एसईओ की प्रोसेस होती है थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली होती है, मतलब इसके जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़ा देर में आना शुरू होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने ऑन पेज एसईओ से ही अपने आर्टिकल को इंस्टेंटली रैंक करवा सकते हैं। जो ऑफ पेज एसईओ होता है उसको रिजल्ट में आने के लिए, उसको इफेक्टिव होने के लिए काफी समय लगता है, लगभग ना कुछ तो आपका मिनिमम 3 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑन पेज एसईओ होता है वो इंस्टेंटली एक्ट करता है। मतलब जैसे आपने आर्टिकल पोस्ट किया और आपका अगर ऑन पेज एसईओ 100% है तो आपका आर्टिकल 3 या 4 दिन में आ जाएगा गूगल पे, मतलब उसके फ्रंट पेज पे सर्च पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो टॉप 10 ऐसे ही टिप्स होंगी, ऐसे ही टॉप 10 बेसिक्स होंगे और हैक्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है और कैसे गूगल के एल्गोरिथम में अपने कंटेंट को फिक्स करवाना है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो पहला चीज आता है कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ आप अपनी साइट के अंदर का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से। अब अंदर का मतलब है कि आपको ना बाहर से बैकलिंक बनानी है, ना बाहर से कुछ नहीं करना है। आपको जो करना है अपनी साइट पे करना है। आपको अपनी साइट के कंटेंट पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, ये सब चीजें पे। ठीक है, तो अभी मैं एक चेकलिस्ट बताऊंगा आपको, उस चेकलिस्ट को उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चेकलिस्ट मैं शुरू कर देता हूं। तो पहली बात आती है वेबसाइट स्पीड, देन आता है बाउंस बैक रेट, देन आता है यूजर इंगेजमेंट, देन आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट की क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर डाटा एंड स्कीमा, उसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग, उसके बाद आता है उसमें एक्सटर्नल लिंकिंग, देन प्रॉपर हेडिंग्स एंड टैग्स, प्रॉपर क्वालिटी इमेजेस एंड प्रॉपर क्वालिटी वीडियोस। मींस आपको वही इमेजेस डालनी है, वही वीडियोस डालनी है जो आपके कंटेंट के रिलेटेड हो। ओके, एंड द लास्ट एंड द मेन थिंग दैट आपको यूज करना है एएमपी और मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड थीम। ठीक है, कई यूजर ये करते हैं कि आप उनकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो बिल्कुल औसम दिखती है, ठीक है, डेस्कटॉप पे उसका लुक अच्छा है, पर जब बात की मोबाइल की तो उसका मोबाइल वर्जन रेडी ही नहीं है, और रेडी है भी तो बहुत बगी है, बहुत देर में लोड होता है, या फिर उसमें जो कंटेंट है वो ठीक से नजर नहीं आता है, मेनूज ठीक से नजर नहीं आती। तो आपको आपकी साइट को मोबाइल वर्जन के लिए रेडी करके रखना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो 60% यूजर आते हैं वो आते हैं आपके स्मार्टफोन डिवाइसेस से, और आजकल तो सबके हाथ में स्मार्टफोन पहले होता है पीसी के मुकाबले। ठीक है, तो बंदा सर्च स्मार्टफोन पे पहले करते हैं, तो इसलिए मोबाइल वर्जन रेडी करें। और एक चीज होता है एएमपी, आप जिसको नहीं पता होगा एएमपी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। एएमपी एक तरह का मोबाइल वर्जन ही होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। उसमें ये होता है कि गूगल आपके उन पेजेस को एक तरह से अपने पास कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही गूगल पे कोई कुछ चीजें सर्च करता है तो वो वहां पे डायरेक्ट अपने पास से उस पेज को देता है। ठीक है, साइट पे आपके ट्रैफिक आएगा पर वो गूगल के ऊपर से आएगा। ठीक है, एक तरह से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक चीज होती है, उसी तरह से गूगल उसको अपने अंदर कैश कर लेता है। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा चेकलिस्ट। अब मैं चेकलिस्ट में वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज मैंने बताई थी वेबसाइट स्पीड की। ठीक है, तो वेबसाइट स्पीड किस किस मायने में इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो है वेबसाइट स्पीड के कारण बाउंस बैक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बाउंस बैक रेट को मैं समझाऊंगा बाद में, इतना समझ लीजिए कि वेबसाइट स्पीड लो होने के कारण बाउंस बैक रेट बढ़ जाता है, कन्वर्जन कम हो जाता है। अभी रिसेंटली अमेजन के हिसाब से अगर उनकी वेबसाइट 1 सेकंड के लिए लेट होती है तो उनके 15% कन्वर्जन में गिरावट आती है। मतलब अगर उनकी वेबसाइट 1 सेकंड के लिए लेट हुई तो उनको 15% कम परचेस मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी साइट का भी इंगेजमेंट और जो कन्वर्जन है वो घट जाएगा अगर आपका बाउंस बैक सॉरी आपका स्पीड काफी स्लो है साइट का। तो स्पीड को बूस्ट अप हमेशा रखें, मतलब मैक्सिमम 5 सेकंड इन मोबाइल एंड मैक्सिमम 3 सेकंड इन डेस्कटॉप, इतनी स्पीड सही है, गूगल के हिसाब से इतनी स्पीड बेस्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल की स्पीड और वेबसाइट की डेस्कटॉप की स्पीड को मेंटेन कैसे करना है। अभी होता क्या है कि आप में से कई लोगों ने एक चीज फेस किया होगा कि जो स्पीड होती है साइट की वो डेस्कटॉप पे काफी फास्ट होती है, पर जब मोबाइल की बात आती है तो स्पीड अपने आप डाउन हो जाती है। उसका कारण होता है रेंडरिंग टाइम। अब रेंडरिंग टाइम आप में से कई को नहीं पता होगा, पर मैं बता दूं, जब साइट लोड होती है तो उसके एलिमेंट वन बाई वन सर्वर से आते हैं और साइट पे आपके मोबाइल पे डाउनलोड होते हैं। तो जो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, एक तो डिपेंड करता है आपकी सर्वर की स्पीड कितनी है, सर्वर जितना फास्ट होगा वो वहां से चीजों को उतनी तेजी से भेजेगा तो यहाँ चीजें उतनी जल्दी डाउनलोड होगी। दूसरी बात, कितनी सारी चीजें डाउनलोड होगी, मतलब अगर लाइट वेट थीम है
छोटा कंटेंट है तो जल्दी से आके डाउनलोड हो जाएगा। अभी जैसे 5 MB की फाइल हो, 1 GB की फाइल हो, 5 MB वाली पहले डाउनलोड होगी। तो इसी तरह से आपकी साइट की जो साइज होनी चाहिए या आपके थीम की जो साइज होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। इससे होता क्या है, जब लाइट वेट थीम यूज करते हैं तो साइट अपने आप फास्ट हो जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज प्लगइन। हाँ, प्लगइन की बात मैंने किया तो मुझे एक चीज याद आ गई। एक मिथ है वर्डप्रेस यूजर्स के दिमाग में कि आप बहुत सारी अगर प्लगइन यूज करोगे तो आपकी साइट स्लो हो जाएगी। सच में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप कितने भी प्लगइन यूज करो, क्वालिटी प्लगइन है तो कुछ नहीं होगा। पर अगर प्लगइन में दिक्कत है या नए प्लगइन है, ऐसे छोटे मोटे डेवलपर्स के प्लगइन है, तो उसमें होता क्या है, उनका जो कोड होता है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि रेंडरिंग फास्ट नहीं होती, वो ठीक से आते नहीं है वहां से। ठीक है, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ओके, द नेक्स्ट थिंग अबाउट वेबसाइट स्पीड इज आपको आपके सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को मेंटेन करना है। अभी होता क्या है कि आप बोल देते हैं हाँ हमारी होस्टिंग फास्ट है, पर देखा जाता है कि ज्यादातर केसेस में आपके सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बहुत लो होता है। तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाया कैसे जाता है? एक्चुअल में सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाने की कोई ऐसी टिप्स नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अच्छी होस्टिंग है तो आप कुछ प्लगइन्स यूज करें जिससे जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जैसे प्लगइन कैसे, कैशे प्लगइन, वो करते क्या है कि आपकी साइट को एक कैशे फॉर्म में एक्टिवेट कर देते हैं और उसका एक लेयर बना लेते हैं। तो जब आप कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है कोई डाटा, तो सर्वर पे ना जाके वो कैशे से फाइल बाहर आती है, डाउनलोड होती है। तो आपको मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मेरे पास ये पेन है और ये कैप है। ठीक है, तो ये पेन मेरा सर्वर है और ये इसके ऊपर मेरा कैशे है। ठीक है, तो जब यूजर ने रिक्वेस्ट किया डाटा तो वो यहाँ पे आया। ठीक है, वो यहीं से चला गया। अगर वो सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो ढूंढ के वो फाइल देगा, उसके बाद वो फाइल डाउनलोड होगी ब्राउजर में। ठीक है, तो कैशे प्लगइन यूज करने से सर्वर रिस्पॉन्स टाइम घट जाता है, उससे स्पीड बढ़ जाती है। तो इन चीजों को आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान देना है। और कभी ये मत सोचना कि प्लगइन बढ़ाने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लगइन की क्वालिटी पे ध्यान देना। प्लगइन अगर अच्छे हैं तो आप कितने भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जब मैं बात करता हूँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, तो वहां पे कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, पर मैंने इसको अलग से टॉपिक रखा। उसका कारण था कि यहाँ पे कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन से स्पीड का लेना देना नहीं है। कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब था मेरा कि कोड आपके क्लीन हो। क्लीन मतलब गूगल के बोट्स या क्रोलर जब आपकी साइट पे आए तो उनको ये ना लगे कि इस साइट में मलिशियस कोड इंजेक्ट है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बात बोली, पर अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज करते हैं तो कभी कभी होता है कि आपके पास एक नोटिस आ जाती है गूगल की तरफ से कि आपके कंटेंट में मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया गया है। पर आप जब कंटेंट को देखते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ कमेंट्स होते हैं, स्पैम कमेंट्स, उनके कारण ऐसा नोटिस आता है। तो ऐसा होता क्यों है? एक्चुअल में गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से आपकी वेबसाइट को आपके डिवाइस पर खुलती है। वो वेबसाइट की कोडिंग से उसको पहचानते हैं, वेबसाइट के कोड से उसको पहचानते हैं। तो जितने नीट एंड क्लीन कोड होंगे वेबसाइट के, उतने अच्छे से वो उसके कंटेंट को समझ पाएंगे। तो जब आपकी साइट नीट एंड क्लीन होगी तो उनके बोर्ड्स को समझने में आसानी होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अभी आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में मैं ये बताऊंगा कि इमेज को कंप्रेस कैसे किया जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है कि उसकी साइज को रिड्यूस करना, दूसरा होता है स्केल करना, उसकी लेंथ ब्रिथ और स्केल करना, एंड थर्ड चीज होता है उसको एसईओ के मुकाबले ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, एसईओ के रिगार्डिंग ऑप्टिमाइज करना। तो जो पहला चीज होता है वो आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कर लेंगे, मतलब आप उसकी साइज रिड्यूस कर लेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो भी आप कर लेंगे, स्केल कर लेंगे इमेजेस को, जहां प्रॉपर इमेज लगानी है वहां प्रॉपर इमेज लगाएंगे साइज वाइज। उसके बाद जो थर्ड चीज आता है उसको एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, जो मेरा मतलब था। उसमें क्या करना होता है, उसमें एक्चुअल में आपको अल्ट एट्रीब्यूट्स लगाते होते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट उसको बोला जाता है, जो सिंपल लैंग्वेज में। मतलब जब आप कोई इमेज ऐड करते हो तो जब आप वहां पे इमेज ऐड किए, ठीक है, तो उसमें एक अल्ट एट्रीब्यूट आता है, मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है। अगर वो इमेज नहीं लोड होती तो उसकी जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे जो अल्ट एट्रीब्यूट अल्ट टेक्स्ट आता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट वहां पे आता है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट को आपको वही डालना है जो आपको कंटेंट में कवर किया है। ठीक है, उससे होता क्या है कि गूगल को लगता है कि हाँ कंटेंट है, फिर उस कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस हैं। ठीक है, आपको उस इमेजेस का जो टाइटल होता है वो टाइटल भी उस कंटेंट के हिसाब से रखना है, आपको उसमें अल्ट एट्रीब्यूट भी उस कंटेंट के हिसाब से डालना है, और उसमें जो कैप्शन होता है, इमेज में एक कैप्शन होता है, तो कैप्शन भी उसी हिसाब से डालना है। ठीक है, तो ये होता है ऑन पेज एसईओ में इमेज ऑप्टिमाइजेशन। वीडियो को इंड तक देखना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो आर्टिकल है, अगर कंपटीशन कम है तो रैंक जल्दी कर जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड द मेन थिंग इज बाउंस बैक रेट। अभी ये इतनी बड़ी चीज है कि जो अच्छी अच्छी साइट्स होती है उनकी रैंकिंग गिरवा भी सकता है, और जो खराब से खराब साइट है उसकी रैंकिंग उठवा भी सकता है। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये है एक बहुत छोटा सा वर्ड, पर ये इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है। आप समझिए कैसे होता है ये।
बाउंस बैक रेट एक टाइम इंटरवल का होता है, मतलब बाउंस बैक रेट एक डेफिनेशन है एक टाइम इंटरवल की, जब यूजर आपकी साइट पे आता है और बैक चला जाता है, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, पर 2 मिनट को मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ। अगर मेरी साइट का जो सेशन टाइम होता है वो 2 मिनट से कम का होता है, तो मुझे लगता है मेरा बाउंस बैक रेट सही नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अगर कोई एक साइट टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज गूगल, और वो साइट गूगल के डेफिनेशन के लिए टॉप पे है, तो मैं उस साइट पे गया, गूगल की डेफिनेशन पढ़ा और वापस आ गया, और मैंने फिर उसके बाद कुछ सर्च नहीं किया। तो गूगल को ये लगा कि हाँ, इस साइट पे बंदे ने व्हाट इज गूगल सर्च किया, उसका डेफिनेशन पढ़ा और वो सेटिस्फाइड हो गया, उसने दोबारा कुछ चीजें सर्च नहीं की। पर अगर मैंने एक व्हाट इज गूगल सर्च किया, कोई साइट टॉप पे आ रही है, उसमें मैं गया और उसमें मैंने पढ़ा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं फिर बैक आया और मैंने फिर व्हाट इज गूगल सर्च किया, व्हाट इज गूगल मैंने फिर सर्च किया, और उसके बाद मैंने सेकंड वाली वेबसाइट को उठाया और उसको पढ़ा, ठीक है। उसमें मैंने काफी टाइम दिया, उसके बाद मैं बैक आया और फिर मैंने कुछ सर्च नहीं किया। मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने उसके बाद से कुछ सर्च नहीं किया। तो गूगल को ये महसूस होगा कि जो पहली साइट थी उसमें बंदा टिका नहीं, और जो दूसरी साइट थी उस पर बंदा टिका और उसमें उसको सेटिस्फाइड हो गया, तो इस साइट को वो टॉप पे चढ़ा देगा। तो ऐसे काम करता है बाउंस बैक रेट। तो आपको अपनी साइट का बाउंस बैक रेट बहुत ही कम रखना है। उससे होगा क्या कि गूगल को लगेगा कि हाँ, यूजर आते हैं इस साइट पे तो इंगेज रहते हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, और जो चीजें वो सर्च करते हैं उनको मिल जाती है, तो दोबारा वो चीजें सर्च नहीं करते हैं। तो आपको बाउंस बैक रेट को मेंटेन करना है। अभी बाउंस बैक रेट अकेले अब में कैसे मेंटेन होगा, मतलब ऐसे अकेली चीज तो है नहीं, वो किस चीज से मेंटेन होगा, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक टिप दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, और इसका अगला जो टिप है वो है यूआई, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी साइट का जो लुक है ना, वो एकदम क्लीन, क्रिस्टल एंड क्लियर रखना है। मतलब जैसे आप मेरी साइट bloggertutor.com पे जाएंगे तो आपको ऐसा फालतू चीजें नहीं मिलेंगी, पॉपअप वगैरह या दुनिया भर की चीजें। यहाँ तक कि मैंने अपनी साइट पे साइड बार भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक अलग इफेक्ट देता है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट आएंगे, दुनिया भर की चीजें। मुझे कंटेंट पे ध्यान देना था, तो मैंने सिर्फ कंटेंट लगाया। तो अभी आप सोचेंगे कि मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इससे इंप्रूव होता है। जो यूजर का बाउंस बैक रेट होता है वो कम होता है। यूजर आता है, उसको लगता है हाँ साइट क्लीन है, वो आर्टिकल को काफी देर तक पढ़ता है, उसमें इंगेज रहता है, उसको शेयर करता है, ठीक है। अभी अगर वो आएगा, उसको 35 बैनर दिखेंगे, कंटेंट पे ध्यान उसका जाएगा नहीं, इधर उधर देख के लौट जाएगा, ठीक है। तो आपको साइट का जो लुक है ना बिल्कुल क्लीन रखना है और क्रिस्टल क्लियर रखना है। आपको जो चीज यूजर को दिखानी है उसको सामने रखो, बाकी चीजों को आप इधर उधर घुसेड़ दो, ठीक है। जरूरत नहीं है कि उसको भी लाओ वहीं पे चिपका दो। आपको समझना है कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है, यूजर किस चीज पे इंटरेस्टेड है, उस चीज को सामने रखो। बाकी चीजों को आप कहीं भी मेनू में छिपा दो या कहीं भी छिपा दो, ओके। नाउ ऑन पेज एसईओ की जो एक और अच्छी, सबसे बेहतर चीज और सबसे बेस्ट चीज है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ये इतना ज्यादा कारगर है। अभी देखो, बाउंस बैक रेट की मैंने बात की थी ना, बाउंस बैक रेट एक तरह से रिड्यूस किया जा सकता है इंटरनल लिंकिंग करके। वो कैसे होता है कि मान लो बंदा ने सर्च किया व्हाट इज होस्टिंग, ठीक है, तो वो एक आर्टिकल लिखा था एक साइट पे व्हाट इज होस्टिंग, और उसमें लिखा था होस्टिंग इज द सर्वर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां पे एक लिंक डली थी कि टॉप 10 होस्टिंग। तो बंदे ने पढ़ा पहले आर्टिकल की व्हाट इज होस्टिंग, उसके बाद उसने टॉप 10 वाले पे क्लिक कर दिया और उस पे जाके पढ़ने लगा। तो 5 मिनट उसने पहले कंटेंट पे दिया, 5 मिनट दूसरे कंटेंट पे दिया, और क्या पता उस टॉप 10 होस्टिंग वाले पे भी क्या पता कुछ इंटरनल लिंकिंग हो, वहां पे जाके पढ़ने लगे। तो काफी ज्यादा इंगेज रहेगा यूजर, मतलब आधे घंटे तक आपकी साइट पे रहेगा। तो गूगल को ये लगेगा कि हाँ, बंदा जो आया साइट पे वो काफी देर तक साइट पे टिका है, मतलब साइट पे उसको अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं इस साइट की रैंकिंग को बढ़ा दिया जाए। तो ये पहली चीज होती है इंटरनल लिंकिंग। तो आपको इंटरनल लिंकिंग भी मजबूत रखना है, काफी ज्यादा रखना है। अभी कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ इंटरनल लिंकिंग करते हैं, मतलब सिर्फ अपनी साइट को लिंक करते हैं, दूसरे की साइट को लिंक ही नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग भी देना है, नहीं तो गूगल को ऐसा लगेगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ यूज कर रहे हैं, मतलब आप जबरदस्ती अपना कंटेंट रैंक करवाना चाहते हैं। गूगल को कभी ये मत एहसास होने दें कि आप अपना कंटेंट रैंक करवाना चाहते हैं, उसको आप ऐसा फील करवाएं कि आप यूजर को बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे यह होगा क्या कि गूगल आपको साइट को जल्दी पहले रैंक करेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको सिर्फ इंटरनल लिंकिंग नहीं करनी है, आपको एक्सटर्नल लिंकिंग पे भी ध्यान देना है, आपको दूसरों की साइट पे भी लिंकिंग देनी है। तो ये था हमारा 6 स्टेप और 6वां टिप्स कि आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग को मजबूत रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और जो नेक्स्ट टिप है वो लेस पॉपअप्स एंड एड्स। अभी मैंने बताया था कि आपको फालतू के बैनर्स नहीं लगाने हैं, तो बैनर के साथ साथ कुछ साइट्स पे इतने ज्यादा पॉपअप्स होते हैं, मतलब अगर बंदे ने कर्सर को ऊपर तरफ घुमाया तो एक पॉपअप, नीचे तरफ घुमाया तो एक पॉपअप, बहुत चीजें आने लगती है, ठीक है। उससे होता क्या है कि यूजर को लगता है नहीं साइट पे काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है और काफी ज्यादा ये लोग हमें पुश कर रहे हैं कुछ चीज देखने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यूजर को इंगेज करवाना है, उनको पुश नहीं करना है कि आप ये चीज देखो, उनको जो देखना है वो देखेंगे।
तो आपको बहुत सारे पॉपअप्स नहीं लगाने हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं लगानी है। आप थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, पर इतना ज्यादा ना करो कि यूजर आपकी साइट को लीव कर जाए, ठीक है, आपका बाउंस बैक रेट बढ़ा दे, ठीक है। तो पॉपअप्स को कम करें, ये ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत आपको कारगर साबित होने वाला है, खास तौर पे बाउंस बैक रिड्यूस करने में, ठीक है। एंड नाउ फाइनली द बेस्ट थिंग दैट जो कि इस पूरे टॉप 10 ऑन पेज एसईओ की किंग है, वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो ये पहले ऐसी चीज होगी जो आपके 50% चांसेस बढ़ा देगी साइट को रैंक करवाने में। मतलब जितनी चीजें मैंने बताई वो तो ठीक थी, पर अगर आप इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देंगे तो आपके 50% चांस है कि आर्टिकल ज्यादा अच्छा रैंक करेगा, ठीक है। वो चीज है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट में यूजर जो वेबसाइट का एडमिन होता है या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको एडिटर होता है, उसको लगता है कि नहीं क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमारे साइट पे अच्छा है। आपको अपने नजरिए से नहीं देखना है, आपको यूजर के नजरिए से देखना है। तो आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? इसके लिए मैंने एक चेकलिस्ट तैयार की है। मेरे साइट पे आप जाएंगे, सर्च करना टॉप 10 ऑन पेज एसईओ, उस पर एक ब्लॉग लिखा होगा, वहां पे क्वालिटी कंटेंट के लिए एक पर्टिकुलर एक टेबल बनी है, ठीक है। उनमें से मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जो पहली चीज है आपको, जिसमें आपको थिंक अबाउट, मतलब उसमें आपको सोचना है। सोचना क्या है कि आप किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, आप ये सोच लिए। उसके बाद आपको सोचना है कि यूजर क्या सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद यूजर जो सर्च करेगा वो उसमें रिजल्ट क्या देखना चाहेगा, ठीक है। और उस रिजल्ट देखना चाहेगा तो उसमें वो क्या क्या चीजें और सर्च करना चाहेगा। तो वो सारी चीजें आपको उस कंटेंट में डालनी होती हैं, ठीक है। आप जैसे मान लो मैंने सर्च किया व्हाट इज होस्टिंग, तो मैंने मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं साइट बनाने वाला हूँ, तो आप उसमें ये भी डालें कि होस्टिंग साइट बनाने के लिए यूज की जाती है। अब मेरे दिमाग चल रहा है होस्टिंग मिलती कहाँ है, तो आप ये भी डालें कि होस्टिंग यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ऐसे बना जाता है एक अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट, उसमें सोचा जाता है। और ऐसे इसमें टू डू और नॉट टू डू की चीजें हैं जो आप मेरी साइट पे पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाली जो चीज है ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ब्लॉगिंग फील्ड में या एसईओ की फील्ड में एक चीज कही जाती है, कंटेंट इज द किंग। मीन्स अगर आपका कंटेंट बेस्ट है तो गूगल को मजबूरी में आपकी साइट रैंक करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके साइट पे जो यूजर आएंगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर आज 4 यूजर आए हैं तो उसमें से दो ने शेयर किया आप कंटेंट को, तो उस 2 शेयर से 2 यूजर और आए और उन्होंने शेयर किया, ठीक है। तो गूगल को ये लगेगा कि हाँ इस पे रेफरल ट्रैफिक अच्छा है, इसमें एंगेजमेंट अच्छी है, बाउंस बैक रेट कम है, तो क्यों नहीं इस साइट को थोड़ा पहले किया जाए, थोड़ा अच्छे से रैंक कराया जाए। तो आपको ऑन पेज एसईओ में अगर अच्छे से वर्क करना है तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को ध्यान दें और मेरा आर्टिकल वाला जरूर पढ़े, उसमें आपको अच्छी सी टिप्स मिल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर डाटा एंड स्कीमा। अभी स्ट्रक्चर डाटा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, जो कि स्कीमा वर्ड से लोग जानते हैं उसको स्कीमा, और उसमें से कई लोग जानते हैं कि स्कीमा मतलब 5 स्टार रेटिंग देना। ऐसा नहीं है, स्कीमा में बहुत कुछ आता है, स्ट्रक्चर डाटा में बहुत कुछ आता है। तो आपका आता है प्रोडक्ट रेटिंग, कोर्स सेटिंग, आर्टिकल टाइप, न्यूज, ब्लॉग पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग, ये सब चीजें। उसके बाद है हाउ टू और एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब एक स्ट्रक्चर डाटा है। अब ये यूज किस लिए होता है? तो जो स्ट्रक्चर डाटा होता है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जो बॉट्स आते हैं, जो क्रोलर्स आते हैं सर्च इंजन के, वो आपके साइट को ऐसे तो बाहर से देखते नहीं है, वो कोडिंग से देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर डाटा होता है वो आपके उस कंटेंट को एक प्रॉपरली कोडिंग में स्ट्रक्चर कर देता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड में उसको फिट कर देता है, जिससे गूगल को अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, उसको सब कुछ अच्छा समझ में आता है, दिखता है, क्लीन दिखता है। तो उससे उसको लगता है कंटेंट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है। उससे होता क्या है कि आपका ऑन पेज एसईओ बेस्ट हो जाता है और साइट आपकी पहले रैंक कर जाती है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज एएमपी रेडी एंड मोबाइल वर्जन रेडी, ठीक है। तो कई लोग ये करते हैं, मतलब मैंने देखा है ज्यादातर लोगों के साइट पे कि उनका एएमपी तो होता ही नहीं है और मोबाइल वर्जन काफी ग्लिची होता है और काफी अच्छा, मतलब काफी घटिया टाइप का होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी साइट को क्लीन बनाना है। अभी फैंसी और क्लीन में फर्क होता है, ठीक है। कुछ लोगों को साइट फैंसी चाहिए होती है, जिसमें बहुत सी डिजाइनिंग वगैरह और बहुत औसम लुक हो, बहुत एलिगेंट लुक हो, और कुछ लोगों को साइट क्लीन और फास्ट चाहिए होती है। और मैं उनमें से हूँ जिनको साइट क्लीन और फास्ट अच्छी लगती है बजाय की फैंसी, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फैंसी थीम चाहिए और कि आपको क्लीन थीम चाहिए, ठीक है। तो मैं जहां तक रिकमेंड करूंगा कि आप क्लीन थीम यूज करो, और आपको अगर अच्छी थीम डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में कैडेंस थीम की लिंक होगी, आप डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि वो एक बेस्ट थीम है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको यूज करो। मैं खुद ही अपने ब्लॉगर ट्विटर साइट पे उसको यूज कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतना ही है। बस आप ध्यान रखें कि आप सारे जो मैंने टिप्स बताई हैं, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं और जो मैंने 10 टॉपिक्स कवर किए हैं, उस पर खुद से भी और रिसर्च करें, मेरे ब्लॉग को पढ़ें। और एक बात और ध्यान दें कि थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि फिर से एसईओ के ऊपर आ सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, पीस आउट, गुड बाय।